Good morning, students. Today we will discuss some of the important properties of transition metals. First property is tendency to form complexes. Transition metal have very high tendency to form complexes. Basically, three reasons are responsible for this. They have small size, high charge density and availability of vacant d orbitals. जितने d orbitals उनके पास vacant होंगे उनकी tendency उतनी ही ज़्यादा होगी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे FeCN63 नेगेटिव. इट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन. Cn इज लिगेंड हेयर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हेयर. ऐसे ही कॉपर के साथ अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है. सो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज हाई फॉर ट्रांजिशन मेटल. द रीजंस आर स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी and availability of vacant d orbitals. Second important point is ionization energy. First thing in ionization energy is irregular trend in first ionization energy of transition metals. Why irregular trend is observed? इसका रीज़न होता है ionization energy means ionization energy is the energy required to remove outermost electron from gaseous metal ion. तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इट alters the energies of n-1d and ns orbital and it is accompanied by दो एनर्जी पैरामीटर्स और आ जाते हैं इसके अंदर, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी. इन दो पैरामीटर्स के आने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी में रेगुलर ट्रेंड होना चाहिए था, जैसे कि अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए था, अलोंग द पीरियड हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी ड्यू टू इंक्रीज़ इन Z इफेक्टिव. ठीक है, तो ये इंक्रीज़ होता है. जैसे स्कैंडियम से जिंक अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं ये, दीज आर इंक्रीजिंग. लेकिन जो ये इंक्रीज़ का ऑर्डर है ये ज़्यादा नहीं है. फॉर एग्जांपल लाइक 656, 650 फिर इंक्रीज़ हो गया. तो ये मतलब क्या है, इर्रेगुलर ट्रेंड है. ये इर्रेगुलर ट्रेंड का रीज़न है यहाँ. देखो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल कि भी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है. जैसे हम लेते हैं एग्जांपल वेनेडियम का. वेनेडियम हैज़ द कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन इज़ 3d3 4s2. अगर वेनेडियम प्लस है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3d3 4s1. इसके बाद यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का. जो 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दे मूव टू दी d शेल. तो अब यहाँ पे ये 3d4 हो जाएगा किसमें, वेनेडियम +1 स्टेट में. तो जो ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके दौरान जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसकी नेमिंग होती है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है एक्सचेंज एनर्जी. तो इन दो एनर्जीज़ को अकोमोडेट किया है किसने, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने. और इन दोनों एनर्जीज़ की प्रेजेंस की वजह से ही फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो इर्रेगुलर हो गया, क्योंकि इसने ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया एनर्जीज़ ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल. और इस चेंज की वजह से क्या हुआ, जो ns ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि अब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो मूव कर गया टू दी d सबशेल और वहाँ क्या हो गया, हमारा d4 कन्फिग्रेशन हो गया. लेकिन ये सब केसेस में पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमियम को देखें, क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1. अगर क्रोमियम प्लस होगा तो ये हो जाएगा 3d5 4s0. तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 4s में टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन 3d ऑर्बिटल. तो यहाँ क्रोमियम के केस में इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज़ नो रीऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट, एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट. तो ये जो कंसेप्ट है कुछ मेटल आयंस में आता है, और जैसे ही ये कंसेप्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू n-1d ऑर्बिटल. तो अगर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है तो जहाँ भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है वहीं क्या हो जाएगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटी आ जाएगी. वैसे सिंपल अगर हम स्टडी करें तो अलोंग द पीरियड
ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देखते हैं तो ये इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एट द एंड फॉर जिंक इट इज़ वेरी हाई, 746 से 906। तो यहाँ से आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक इज़ वेरी हाई। हाउ? तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखेंगे। जिंक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 3d10-4s2। हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s2 कन्फिग्रेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसीलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम जिंक के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक के केस में कैसे आएगी? देखो जैसे अगर जिंक है, ये हम स्टार्टिंग से लेते हैं 3d10-4s2। जिंक फर्स्ट आयनाइजेशन में हुआ 4s1 और इस प्रोसेस में आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इज़ very high. Ionization energy 1 is very high. After this, ionization energy 2, removal of second electron from 4s orbital. तो resultant क्या हुआ? 3d10-4s0. अगेन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक स्टेबल कन्फिग्रेशन में जा रहा है, इसीलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो लो होती है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड लो होने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उसके लिए इजी है, बिकॉज देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेबल कन्फिग्रेशन D10। सेकंड क्वेश्चन इज़ फॉर क्रोमियम एज वेल एज फॉर कॉपर। Why second ionization energy for chromium and copper is very high? देखो यहाँ देखो 1752 से सीधा है 1958 और यहाँ 1592, हायर देन मैंगनीज। तो इन दोनों के लिए भी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम देखें तो ये क्या होगा कि क्रोमियम जब प्लस स्टेट में है, मतलब तो यहाँ पे आएगा ये 3d5-4s0। इससे क्रोमियम +2 बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज D5 कन्फिग्रेशन स्टेबल है, वो क्रोमियम +2 में कन्वर्ट नहीं होगा, D4 कन्फिग्रेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस से D4 कन्फिग्रेशन आ रही है, नॉट स्टेबल, D5 ज़्यादा स्टेबल थी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज़ वेरी हाई फॉर क्रोमियम। सिमिलर इज़ द केस फॉर कॉपर। यहाँ भी Cu+ जो है वो 3d10 कन्फिग्रेशन में चला जाता है, वेरी स्टेबल कन्फिग्रेशन। Cu+ से Cu+2 बनाना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज D10 कन्फिग्रेशन है, हाईली स्टेबल होती है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर कॉपर एज वेल एज फॉर क्रोमियम इज़ वेरी हाई। नाउ दिस वी हैव कवर्ड। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक इज़ लो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक इज़ हाई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग is catalytic properties. Catalytic properties, transition metals have good catalytic properties, and various transition metals show catalytic properties in various process. Some of them I have discussed, like Fe in Haber's process. Haber process is the production of ammonia from N2 and H2. वेनेडियम ऑक्साइड होता है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसका रीज़न है वेरी सिंपल, बिकॉज दे आर एबल टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स ईजिली। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि वो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करवाता है। तो अगर उसकी रिएक्शन टेंडेंसी ही लो होगी तो वो कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करेगा? तो एज वी नो दैट transition metals have very good tendency to form complexes, so they act as good catalyst. और सेकेंड रीज़न है कि they can show variable oxidation state. कुछ इसके एग्जाम्पल हैं Fe in Haber process, vanadium oxide and nickel. Now interstitial compounds.
इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि जो मेटल की लैटिस है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है ये M, if we consider this to be a lattice of transition metal, then some of the small size atoms like hydrogen, carbon, nitrogen वो इनके लैटिस में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड होता है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है और इन कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन ट्रैप इनटू द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स, वो कंपाउंड इम्पोर्टेंस रखते हैं बिकॉज दे आर हार्ड, इनर्ट, शो कंडक्टिविटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स when small size atoms trap themselves into the crystal lattice of transition metal atoms. Some of the examples are these are non-stoichiometric, and other important properties of interstitial compound is they are hard, show conductivity and have high melting point, chemically inert. Now next is formation of colored ions. Transition metal ions are generally colored, और इसका जो बेसिक हमारे पास रीज़न है कि वाई दे फॉर्म कलर्ड आयंस, इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अगर डी इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास अनपेयर्ड फॉर्म में तो वो कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर कहीं पे कन्फिग्रेशन D0 है, D10 है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी शेल है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस टाइप की कन्फिग्रेशन के जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, वो वाइट कलर होगा उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम Zn+2 लें, Zn+2 हैज़ 3D10 कन्फिग्रेशन, इट विल बी वाइट इन कलर। तो कलर्ड आयंस होते हैं जनरली ट्रांजिशन मेटल आयंस, कलर्ड इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मेटल आयन में D0 या D10 कन्फिग्रेशन आती है देन दैट मेटल आयन विल बी वाइट। कलर कैसे आता है, इसका कंसेप्ट वेरी सिंपल, जैसे कि अगर हम कंसीडर करें कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम यही ले लेते हैं, क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल TiH2O6+3, ये ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है विद वाटर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वाटर है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, दे स्प्लिट देमसेल्व्स इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स Eg एंड T2g। T2g में यहाँ होते हैं dxy, dyz एंड dxz, और Eg में dx2, y2 एंड dz2। We will name these. Now we have to study the splitting pattern which is shown here. Titanium in +3 oxidation state, इसकी configuration क्या होगी, ground state configuration is 3d2 और +3 में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3d1 हो जाएगा 4s0। तो टाइटेनियम +3 में क्या है, D1 कन्फिग्रेशन के साथ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जो विजिबल लाइट है वहाँ से कोई लाइट एब्जॉर्ब की और ये एक्साइट हो गया टू Eg ऑर्बिटल। तो एक्साइट होने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से अपना ग्राउंड स्टेट अचीव करेगा तो ये कम्प्लीमेंट्री लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। कम्प्लीमेंट्री लाइट इज इमिटेड, और उस वजह से ही ये कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेस्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, टू शो कलर्ड आयन इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है, एक विजिबल लाइट से एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, और फिर से जब ट्रांसमिट करेगा तो एक कम्प्लीमेंट्री कलर को वो ट्रांसमिट करेगा और वही उस कंपाउंड का क्या होगा, कलर। तो जो TiH2O6 है इट इज़ वॉयलेट इन कलर,
इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो एब्जॉर्ब किया होगा वो येलो कलर किया होगा, क्योंकि इसका विबग्योर में अगर हम देखें तो येलो या ग्रीनिश येलो लिख सकते हैं इसको। इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? वॉयलेट। ठीक है। अब सेकंड है, अगर TiH2O6+3 को हम हीट कर दें तो इसका कलर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? वाइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑन हीटिंग जो इसका वाटर है, वाटर इज़ प्रेजेंट एज अ लिगेंड हेयर, ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग, एवेपोरेशन होगी इसके अंदर। अब अगर यहाँ पे लिगेंड ही नहीं है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? लिगेंड के प्रेजेंस में ही ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, और अगर ये वाली स्प्लिटिंग ही यहाँ पे नहीं हो रही है तो एक्साइटेशन भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। नो एक्साइटेशन, तो इसमें क्या होगा हमारा? नो एक्साइटेशन, कोई कम्प्लीमेंट्री कलर ये इमिट नहीं कर पाएगा। तो TiH2O6 अगर हम इसको हीट करते हैं तो दैट कॉम्प्लेक्स विल बी वाइट। वैसे ये वॉयलेट कलर का होता है, हीटिंग से इसका कलर उड़ गया, मतलब ये वाइट हो गया, बिकॉज H2O ये रिमूव हो गए हैं अब एवोपरेशन से, यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं बचा, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी T2G और Eg की, तो यहाँ पे ये जो DD ट्रांजिशन है ये भी नहीं होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि DD ट्रांजिशंस होती हैं लोअर D ऑर्बिटल से टू हायर एनर्जी D ऑर्बिटल, और इन DD ट्रांजिशंस से हमारा क्या होता है? These are responsible for the color of metal ions। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके पास अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आए कि Cu+ क्या ये कलर्ड होगा? तो Cu+ हैज़ 3d10 कन्फिग्रेशन, इट विल बी वाइट, कलर इसका कोई भी नहीं होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन यू कैन डिस्कस। Calculate number of unpaired electron for Mn+3, B+3 and Ti+3 next class. So please solve this. First take ground state, then in +3 electronic configuration में number of unpaired electron you have to count for these ions. Okay, thank you class.